हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में। कक्षा 10 विषय गणित पाठ 1 वास्तविक संख्याओं को इस वीडियो में भी हम लोग जारी रखेंगे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट करेंगे। प्रश्नावली 1.2 में कुल 3 ही प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न 1 का हल। पहला जो आपका प्रश्न है यहाँ पर वो दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 यानी वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोगों ने हालांकि पाठ परिचय में हम लोगों ने वर्गमूल 2 यानी कि रूट 2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था, तो उसी प्रकार से हम लोग रूट 5 को भी सिद्ध कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर तरीका थोड़ा सा मैं अलग इसमें बताने जा रहा हूँ। आप चाहे तो पाठ परिचय में जैसे मैंने बताया था वैसे भी सिद्ध कर सकते हैं और अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वैसे भी आप सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आप लिखेंगे ये है कि माना माना रूट 5 जो है वो परिमेय संख्या है। अब आप कह सकते हैं कि सर यहाँ तो कहा जा रहा है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है और आप यहाँ पर इसको कह दे रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो देखिए, हम लोग इसको परिमेय संख्या मान करके स्टार्ट करेंगे। हम लोग फिर देखेंगे ना कि रूट 5 का जो है वो गुण परिमेय संख्या से मिलता है कि नहीं। अगर हम लोग आगे चल करके देखेंगे कि रूट 5 का जो गुण है वो आपका परिमेय संख्या से नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा मानना गलत है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब रूट 5 का गुण परिमेय संख्या से मिलेगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है वो अपरिमेय संख्या खुद ब खुद सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के अनुसार हम लोग इस चीज को लिख रहे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी जो परिमेय संख्या होता है उसको हम लोग A/B या P/Q, एक ही बात है, इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए और बी क्या होने चाहिए ये भी याद रखना है। ए और जो बी हो वो क्या होने चाहिए, वो सह अभाज्य होने चाहिए, सह अभाज्य पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है। सह अभाज्य किसको कहते हैं याद रखिएगा। सह अभाज्य का मतलब है कि एक के अलावा उसमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ यानी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी ए और बी में एक के अलावा कोई और कॉमन संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक, ये हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि बी जो इधर आपका A/B है जो कि भाग में है, इसको बराबर की दूसरी तरफ यानी रूट 5 की तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इस प्रकार से कि रूट 5B है ना बराबर क्या, ए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ठीक है, इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे। इधर आप वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग करेंगे। रूट 5 का वर्ग जो है वो 5 होता है और बी का वर्ग जो है वो बी का वर्ग यानी बी का स्क्वायर, और इधर ए का वर्ग यानी कि ए का स्क्वायर। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि जिनकी हिंदी है उनकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाए। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिखे हैं। इस पे थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो 5 है ना, इसको अगर आप बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये ए स्क्वायर के नीचे चला जाएगा, तो क्या कहलाएगा कि 5 जो है ए स्क्वायर को भाग दे रहा है। इसको समझाने के लिए ऐसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जिससे समझ लीजिए कि 5B² है, इधर क्या है ए स्क्वायर है। अगर 5 को उधर ले जाएं तो क्या होगा, A² बटा 5 होगा। इसका मतलब क्या है कि 5 जो है वो ए स्क्वायर को भाग दे रहा है और भाग दे करके भागफल इतना आ रहा है, यानी 5 जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस चीज को समझा दिया, लेकिन मैं इसको अभी लिखूंगा नहीं, हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे नहीं, हम लोग इसको यहाँ पर इरेज कर लेंगे। ठीक है। तो अब जो है चूंकि मैंने यहाँ पर लिख के समझा दिया है, अब हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एक कथन लिख सकते हैं। क्या कथन लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर कथन लिख सकते हैं कि 5 जो है वो ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है। सर ये कैसे कह दिए कि करेगा ही करेगा। भाई ये जो है आपके किताब में प्रमेय में दिया हुआ है, अगर आप किताब जो है उलट पलट करके देखिएगा, आपका एनसीईआरटी का किताब, तो वहां पर एक प्रमेय दिया हुआ है। ठीक है, कि 5 अगर ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। अगर ऐसा बात है तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब 5 ए को विभाजित करेगा तो लिख सकते हैं कि हम लोग कि ए बराबर 5C।
अब ऐसा हमने क्यों लिख दिया? ठीक है, ऐसा हमने इसलिए लिख दिया कि मान लो, है ना, मान लो ए को 5 विभाजित कर रहा है, तो विभाजित करके क्या आएगा, ने कितने बार में विभाजित किया वो तो यहाँ लिखेंगे ना, मान लो सी बार में विभाजित किया। ठीक है, ए को 5 विभाजित कर रहा है, कितनी बार में, मान लो सी बार में कर रहा है। तो इसको ही हम लोग लिख सकते हैं ना, कि इसको इधर ले जाते हैं और हो जाएगा ए इक्वल टू 5 सी, ऐसा तो लिख सकते हैं। तो ये जो बात यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, तो हमने इसी चीज को यहाँ पर लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर ले रहे हैं, क्योंकि मुझे के बस समझाना था। ठीक है, इस चीजों को समझाना था, जो लिखना है एग्जाम में आपके आंसर में, जो मैं लिख रहा हूँ केवल उसी को आप लिखना। ठीक। अच्छा, यहाँ सी के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। सी क्या है? यहाँ पर सी कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक यानी पॉजिटिव यानी प्लस। ठीक है, सी कोई धनात्मक पूर्णांक है, याद रखिएगा। चलिए, यहां तक सही है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ए का मान हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, ए इज इक्वल टू, है ना, 5 सी, है ना, ए बराबर 5 सी। अब ये जो है ना, पिछला जो था, इसको हम लोग को इक्वेशन 1 मानना था। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानना था। तो इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1, इक्वेशन को समीकरण बोलते हैं। तो समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे कि ए का जो है वो मान को रख देंगे। क्या था समीकरण 1? समीकरण 1 था 5b² बराबर a²। तो ए स्क्वायर की जगह पर, है ना, जहाँ ए स्क्वायर है तो ए की जगह पर 5c लिख दीजिए, और इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, आपका होगा कुछ इस प्रकार से, 5b² बराबर, इधर क्या होगा, इधर 5 का जो है स्क्वायर 25 हो जाएगा, और सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 5 से काटते हैं तो इधर से एक बार में, और इधर से कितनी बार में, 5 बार में। इधर से 5 एक बार में गया, उधर से 25 5 बार में गया, 5 5 25। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा b² इज इक्वल टू 5c²। हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर 5 जो है वो b² को, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, 5 जो है वो बराबर के इधर चले आएगा, b² की तरफ चले आएगा, तो 5 जो c² के साथ गुना में है, वो b² की तरफ आकर के भाग में हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि बराबर के एक तरफ जो चीज गुना में होता है वो बराबर के दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाता है, यानी b² बटा 5। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 5 जो है b² को विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है। तो 5 जो है वो बी को भी बी को भी विभाजित विभाजित करेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर लिखा। ये जो है ये कहलाएगा हम लोगों का, इसको हम लोग यहाँ पर समीकरण 2 कह रहे हैं। समीकरण कौन था? एक, 5b² बराबर a²। ठीक है, और यहाँ पर समीकरण 2 जो है ना, वो है b² इक्वल टू 5c²। तो समीकरण 1 है हम लोग का 5b² बराबर a², मतलब कि a² को 5 विभाजित कर रहा है। और समीकरण 2 जो यहाँ पर लिखा हुआ है b² बराबर 5c², जहां पर मतलब ये समझा जा रहा है कि 5 जो है वो b² को भी विभाजित कर रहा है। आप बेसिकली इस पे ध्यान दीजिएगा। 5 जो है वो a² को विभाजित कर रहा है, मतलब 5 a को भी विभाजित कर रहा है। और नीचे यहाँ पर क्या है कि 5 b² को विभाजित कर रहा है, यानी 5 जो है वो b को विभाजित कर रहा है। तो आपको ये जो लिखा हुआ ना कि 5 a को भी विभाजित कर रहा है और 5 b को भी विभाजित कर रहा है, इस पे आपको फोकस करना है। और इस स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इस कथन को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 1 व 2 से, है ना, 1 व 2 से हमने क्या पाया कि 5 जो है वो ए और बी, ए और बी दोनों को, है ना, दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। लेकिन
अब आप कहेंगे कि ए और बी, थोड़ा याद कीजिएगा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर मैंने लिखा था ए और बी सह अभाज्य संख्या है, यानी ए और बी के बीच कॉमन क्या होगा, केवल एक होगा। ठीक है, यानी एक एक ऐसा संख्या होगा जिससे ए भी विभाजित होगा और बी भी विभाजित होगा, यानी जो कॉमन होगा वो संख्या कौन होगा, केवल एक होगा। लेकिन अभी जो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 5 ए को भी विभाजित कर रहा है और 5 बी को भी विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया, रफ में समझिए, कि एक और बी को दोनों को भाग देने वाला कॉमन क्या था, एक था। एक से ये भी विभाजित होगा और एक से ये भी विभाजित होगा। लेकिन अभी जो हमने यहाँ पर लिखा उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर ये भी देख पा रहे हैं कि ए जो है वो 5 से भी विभाजित हो रहा है और बी जो है ये भी 5 से विभाजित हो रहा है। तब तो ये तो विरोधाभास हो गया ना। हमने तो ए बी को सह अभाज्य माना था, सह अभाज्य का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन केवल एक होगा, लेकिन यहाँ पर कॉमन तो अब 5 भी हम लोग को मिलने लगा। इसका मतलब ए और बी सह अभाज्य नहीं है। और जब सह अभाज्य नहीं है तब तो हम लोग कहेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, √5 जो है परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि यह विरोधाभास है ना, ये विरोधाभास यहाँ पर पैदा हो रहा है कि सहभाज्य वाला है ना, तो ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना, गलत कल्पना क्या किए थे भाई, तो गलत कल्पना ये किए थे कि √5 को जो है हम लोग परिमेय मान लिए थे। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, के कारण, ठीक है, के कारण प्राप्त हुआ है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः अतः √5 या वर्गमूल 5 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या संख्या है। ठीक, तो ये प्रूफ हो गया। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 जोड़ 2 है ना और √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ पर जो है हम लोग फिर उसी तरीके से बनाएंगे। किस तरीके से, कहा गया है कि सिद्ध कीजिए अपरिमेय है, हम लोग इसको शुरू में परिमेय मान लेते हैं। 3 + 2 √5 है ना, 3 जोड़ 2 √5, हिंदी इंग्लिश में दोनों में बता रहा हूँ, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको शुरू में हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, ये आपका जो है परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए, तब अगर अगर ये परिमेय संख्या है सर, तो इसको तो हम लोग P/Q यानी A/B के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, अगर है तो ये लिख सकते हैं, जहां पर अगेन आप उसी चीज को दोबारा से लिखिएगा कि A और B जो है क्या है, यह सह अभाज्य है ना, याद रखिएगा सह अभाज्य संख्या है। यहाँ पर ये सह अभाज्य संख्या है। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं, 2 √5 को इधर ही रहने देते हैं और 3 जो है उधर जा करके क्या चला जाएगा, घटाव हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या था, इधर ये जोड़ था, उधर जाके घटाव हो जाएगा। अब आप इधर क्या कीजिए, भिन्न का जोड़ तो आप जानते ही जानते हैं है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा A - 3B और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 √5 जो है ना, दो जो गुना में है ये भागे में चले जाएगा, तो इधर बच जाएगा √5 और ए घटाओ 3B, और जो दो जो है वो नीचे आकर के B से गुना हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर ए और बी, ए और बी क्या है, सहअभाज्य क्या है, पूर्णांक है ना, ए और बी पूर्णांक है, तो A - 3B/2B यह परिमेय संख्या होगी, यह परिमेय संख्या होगी। ठीक है, उसको तो परिमेय संख्या आप बोल दिए, लेकिन इसी में आगे लिखेंगे, और हमने तो √5 को अभी कुछ देर पहले अपरिमेय सिद्ध किया है, तो यहाँ पर तो हम लोग लिख ही सकते हैं कि √5 जो है वो क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब ध्यान से यहाँ पर देखना, हमने ये जो संख्या है 3 जोड़ 2 √5 इसको परिमेय माना, इसी संख्या को हमने जो है
इस रूप में ले आया, है ना, जो भी गुना भाग करते हुए हमने यहाँ पर ले आया। जब हमने यहाँ पर ले आया तो हम लोग क्या बोले कि जो है ये क्या है हम लोगों का, ये मेरा एक परिमेय संख्या है। हम लोग क्या बोले कि ये मेरा परिमेय संख्या है, यहाँ कारण बता दिया गया। ठीक है, लेकिन हमने √5 को अभी कुछ देर पहले प्रश्न संख्या 1 में क्या सिद्ध किया था? अपरिमेय सिद्ध किया था। तो आपको तो आपको यहाँ पर एक विरोधाभास होगा क्या कि सर √5 तो अपरिमेय है और हमने इसको जो है यहाँ पर परिमेय दिखा दिया। तो कभी ऐसा हो सकता है कि अपरिमेय और परिमेय आपस में बराबर हो? नहीं हो सकता है ना। √5 तो एकदम फिक्स है कि वो अपरिमेय ही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, तो विरोधाभास हो रहा है, दैट मीन्स कि √5 एक अपरिमेय है और बराबर परिमेय संख्या। तो ये जो हमारा मानना है ये विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत माना है। यह विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि आपने गलत माना। क्या गलत माना? कि 3 जोड़ 2 √5 जो है आपका परिमेय संख्या है, ये आपने गलत मान लिया, इसके कारण ये विरोधाभास आ रहा है या हो रहा है। तो यह विरोधाभास हमारी सब प्रश्न में एक ही स्टेटमेंट यहां पर लिखा जाएगा, गलत कल्पना। गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये जो विरोधाभास हुआ ना कि √5 अपरिमेय है और उधर जो है वो परिमेय है, तो ये गलत विरोधाभास हमारा गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः अतः 3 जोड़ 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में आपका आता ही आता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो है इसका चांसेस रहता है, इसलिए इस प्रश्न का बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 1/√2 इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। ठीक है, तो इसका भी उत्तर उसी तरीके से लिखिएगा कि माना माना 1/√2 जो है वो परिमेय संख्या है। इसको हम लोग जो है परिमेय संख्या शुरू में क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब मान लिए हैं तो फिर आपको तो इसको इस रूप में लिखा ही जा सकता है, a/b के रूप में, जहां पर फिर से वही रटा रटाया ऐसा चीज को आपको लिखना ही है कि a और b जो है वो सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? देखिए, इसके बाद करेंगे ये b को ले जाएंगे एक ऊपर, है ना, गुना हो जाएगा और √2 जो है उधर जाएगा, a से गुना हो जाएगा, तो √2 a हो गया। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ भी वर्ग कीजिए और √2 a जो है इस पे भी वर्ग कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा b²। यहाँ √2 का वर्ग जो है वो, यहाँ जो है √2 का जो वर्ग है वो 2 होगा और a का वर्ग यानी a²। ठीक है, अब यहाँ पर फिर वही चीज हम लोग को यहाँ पर लिखना है। कौन सा चीज यहाँ पर लिखना है? यहाँ पर यही लिखना है कि 2 जो है वो b² को विभाजित विभाजित करता है। तो है ना, तो यहाँ लिखा हुआ तो 2 जो है वो b को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। इसको जो है हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि अगर 2 b को विभाजित करता है तो हम लोग लिख सकते हैं b = 2c, है ना, जहां पर c क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा। क्या कारण है? कारण वही है जो हम लोग कुछ समय पहले प्रश्न संख्या 1 में लिखे थे, वही कारण है यहाँ पर। ठीक है, कारण को समझा देते हैं। जैसे अगर हम लोग बोले कि 2 जो है
वो बी को विभाजित करेगा, यानी बी को कौन विभाजित कर रहा है, दो। तो कुछ बार में करेगा ना, ए बार में, बी बार में, मतलब कुछ संख्या बार में, तो यहाँ मान सी बार में कर रहा है। बी जो है उसको दो जो है विभाजित कर रहा है कितनी बार में, सी बार में, यानी भाग दे के भागफल सी आया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि बी बराबर दो सी, है ना, इसीलिए यहाँ पर लिखा है बी बराबर दो सी। इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर लेते हैं, ये समझाने के लिए हम यहाँ पर किए थे। ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आपको बेसिकली यहाँ पर करना ये है कि बी का जो मान है उसको आपको रख देना है इस एक में, है ना। बी का मान को, जो बी बराबर दो सी है, उसको यहाँ पर रख देना है बी स्क्वायर वाले में। तो मान रखते ही कुछ आप इस प्रकार से लिखेंगे, टू सी स्क्वायर, है ना। टू सी किसके बराबर था, बी के बराबर था, बी की जगह पर टू सी लिखा, यहाँ हो गया टू ए स्क्वायर। ठीक। यहाँ दो का जो वर्ग होगा वो चार होगा, या सी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर दो ए स्क्वायर हो गया। अब इसको काट लीजिए, ये एक बार में गया, दो के पहाड़ा में एक बार में, दो के पहाड़ा में दो बार में, इधर हो गया टू सी स्क्वायर, इधर हो गया ए स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ भी हम लोग वही कारण लिख सकते हैं, क्या कारण लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि दो जो है ना, दो जो है इसको ए स्क्वायर को विभाजित करता है, दो जो है ए स्क्वायर को विभाजित विभाजित करता है। तो दो ए को भी दो ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। तो इसको जो है हम लोग समीकरण, है ना, इसको जो है समीकरण हम लोग दो मान लेते हैं। अब एक और दो से, एक और दो से, एक क्या था देख लीजिए, एक ये था ना कि इसको हम लोग एक बोल रहे हैं कि दो जो है वो बी को विभाजित करेगा, ये हमने कहा। ये समीकरण एक था कि दो जो है वो बी को विभाजित करेगा, जबकि यहाँ पर कह रहे हैं कि दो जो है वो ए को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हमने, यहाँ पर एक समीकरण एक और दो से हम लोग को यही मिला कि दो जो है ना वो ए और बी दोनों को दोनों को विभाजित करेगा। ठीक है, या करता है। अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने तो यहाँ पर पढ़ा था कि ए और बी जो है वो क्या है, दोनों सह अभाज्य है। सह अभाज्य है मतलब दोनों को कोई कॉमन संख्या अगर भाग दे सकता है तो वो एक होगा, एक से ही दोनों जो है भाग लगेगा, इसके अलावा और कोई कॉमन संख्या नहीं होगा। लेकिन हमने तो यहाँ पर एक कॉमन संख्या निकाल लिया टू, यानी दो। यानी दो जो है वो ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी जो है मेरा सह अभाज्य नहीं है। ठीक है, सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि वो एक के अलावा और भी दूसरी संख्या से ए और बी को भाग दिया जा रहा है, यहाँ पर देखने को हमको मिल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगेन फिर हम लोग को यहाँ पर दोबारा से एक विरोधाभास मिल रहा है कि यह विरोधाभास आखिर क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये विरोधाभास इसलिए हो रहा है कि आपने गलत कल्पना किया है। गलत कल्पना क्या किया है, गलत कल्पना आपने यही किया है कि आपने जो प्रश्न दिया था उसको परिमेय मान लिया था। ठीक है, परिमेय मान लिया था, इसलिए यहां पर ऐसा विरोधाभास हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। दरअसल वो अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से, या गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः इसलिए हम लोग एक बटा रूट दो को अपरिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि मान के तो चले थे इसको परिमेय संख्या, लेकिन इसका गुण परिमेय संख्या वाला हम लोग आगे चल के देखें तो दिखा नहीं, है ना, परिमेय संख्या वाला गुण नहीं दिखा, परिमेय संख्या वाला गुण नहीं दिखा, तो इसको तब हम यही कहेंगे कि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि संख्या तो दो ही होता है ना, या तो परिमेय या तो अपरिमेय। आगे चलते हैं। यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। सात रूट पाँच, सात रूट पाँच को, ये थोड़ा सा आसान लगेगा क्योंकि यहाँ पर हम शुरू में ही मान लेंगे कि रूट पाँच एक अपरिमेय है। मान क्या लेंगे वो हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं। हम लोग को इस पूरे को सिद्ध करना है कि ये
हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का अपरिमेय है। जबकि हम ये इसके बारे में तो जानते हैं कि ये क्या है हम लोगों का, ये हम लोगों का अपरिमेय है। तो यहां पर वैसे ही लिखिए कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है ना। सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन हम इसको मान के चल रहे हैं परिमेय संख्या। आगे चल करके इसका गुणधर्म अगर परिमेय से नहीं मिलेगा इस संख्या का, तो फिर अपरिमेय खुद ब खुद कहलाएगा। तो 7√5 को हम लोग लिख सकते हैं a/b के रूप में, जहां आप जानते हैं कि a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 7 को b की तरफ ले आएंगे तो √5 इधर रह जाएगा। 7 जो है √5 के साथ गुना था तो इधर भाग में चला जाएगा, तो 7b हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर वही बात हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं √5 एक हम लोगों का, √5 एक अपरिमेय संख्या है। किंतु बराबर की इधर तो a/7b है, लेकिन a/7b तो जो है हम लोगों का वो एक परिमेय संख्या है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक परिमेय संख्या है। तो एक तरफ अपरिमेय संख्या, दूसरी तरफ परिमेय संख्या, दोनों बराबर होगा कहाँ से, नहीं हो सकता है। ठीक है। अब अगर बोले कि a/7b को परिमेय क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर a और b दोनों क्या हैं, आपके पूर्णांक हैं। b क्या है, पूर्णांक है। यहाँ लिखे ना ए बी के बारे में, सहभाज्य पूर्णांक तो पूर्णांक है। लेकिन हम लोग यहाँ भाषा थोड़ा सा ज्यादा लिखना है ना, लेकिन हम लोग लेकिन यहाँ हम लोग लेकिन यहाँ हम लोग दिखला रहे हैं कि, दिखला रहे हैं कि एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर है, के बराबर है। हम लोग यही ना दिखा रहे हैं कि एक अपरिमेय संख्या √5 और एक परिमेय संख्या a/7b, ये दोनों क्या है, बराबर है। जो एक विरोधाभास है, ये तो एक विरोधाभास हो गया। ये कैसे संभव है कि दो, एक संख्या परिमेय और एक अपरिमेय आपस में बराबर हो सकता है, ये तो विरोधाभास है। कंट्राडिक्शन इंग्लिश में बोलते हैं विरोधाभास को, विरोधाभास है। तो विरोधाभास है, तो ऐसा विरोधाभास हुआ कैसे, इसका वही कारण है कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। आपने गलत कल्पना कर लिया था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। गलत प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, ये विरोधाभास हम लोग को मिल रहा है तो गलत कल्पना के कारण। इसलिए कल्पना को सुधार लीजिए और 7√5 को अब आप एक अपरिमेय संख्या कहिए, एक अपरिमेय। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया सिद्ध। ये हम लोगों का आखिरी प्रश्न है इस पाठ का, इस अध्याय का। यहाँ फिर से वही कीजिए कि माना 6 जोड़ √2, इसको परिमेय मान लीजिए कि ये क्या है, ये आपका परिमेय संख्या है। तो 6 जो √2 को आप लिख सकते हैं a/b के रूप में, जहां a और b क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य
पूर्णांक है। ठीक। तो अब क्या करना है हम लोग को, 6 को जो है उधर ले जाना है, √2 को इधर ही रहने दीजिए, 6 जो है इधर जोड़ में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, घटाव में हो जाएगा। और फिर आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि √2 बराबर A-6B/B। अब यहाँ पर फिर से उसी बात को यहाँ पर लिखना है कि ए और बी क्या थे, ए और बी पूर्णांक है। तो ए बटा, है ना, बटे में 6B, ये भी क्या होगा, ये परिमेय होगी। अगर ए और बी जो है पूर्णांक है तो ए घटाओ 6B/B परिमेय होगी। और √2 तो हम जानते ही हैं, हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। फिर से यहाँ पर विरोधाभास है कि ये अपरिमेय है और इसको हम लोग परिमेय बोल रहे हैं, तो अपरिमेय और परिमेय आपस में कैसे बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। यहाँ भी विरोधाभास है। तो ये विरोधाभास क्यों है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः अब हम लोग 6 जोड़ √2 को अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो आपका ये पाठ 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 आपके एनसीईआरटी की किताब से खत्म हो चुका है। साथ ही साथ हमारा जो है पाठ 1 वास्तविक संख्याएं, ये पूरा आपका जो अध्याय है ये खत्म हो चुका है। हम लोग अगली कक्षा में, अगली क्लास में पाठ 2 यानी बहुपद को शुरू करेंगे। और स्टूडेंट्स से, सभी छात्र से, सभी बच्चों से आग्रह है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है। और साथ ही साथ आपके जो भी सुझाव हैं वो आप वीडियो के कमेंट में जा करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर किसी प्रकार के सुधार की ज़रूरत होगी तो हम लोग सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।